कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा मौका देती है जहां से हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। और यही कहानी है एक आम इंसान की जिसने अपने जुनून और मेहनत से एनएफएल में इतिहास रच दिया। आज हम बात करेंगे 2006 की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म इनविंसिबल की, जो सच्ची घटना पर आधारित है। विंस पापाले की कहानी पर, जो 30 साल की उम्र में बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के फिलाडेल्फिया ईगल्स फुटबॉल टीम का हिस्सा बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जोश और जज्बे से भरी कहानी को। ये कहानी हमें ले जाती है साल 1975 में, जब अमेरिका एक गंभीर आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। इस मंदी का सबसे बुरा असर फिलाडेल्फिया शहर पर पड़ा। यहाँ पर फैक्ट्रियां बंद हो रही थीं, काम धंधे ठप हो चुके थे और हजारों लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे थे। हर घर में संघर्ष था, हर चेहरा चिंता में डूबा हुआ। इसी मुश्किल दौर में हम मिलते हैं विंस पापाले से, जो फिलाडेल्फिया के एक साधारण से मोहल्ले में रहता है। वो अपनी पुरानी और खटारा कार में अपने दोस्तों के साथ पास के मैदान में फुटबॉल खेलने जाता है। लेकिन ये फुटबॉल रोनाल्डो या मेसी वाला सॉकर नहीं है। ये है अमेरिकन फुटबॉल, जिसमें खिलाड़ी एक अंडाकार बॉल को हाथ में पकड़कर विरोधी टीम की टच लाइन तक पहुंचाने की कोशिश करता है और दूसरी टीम उसे बीच में ही रोकने की कोशिश करती है। विंस एक बेहतरीन खिलाड़ी होता है जो हर मैच में अपनी टीम के लिए पूरी जान लगाकर खेलता है। वो हमेशा अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन खेल खत्म होने के बाद जब वो घर लौटता है तो वहाँ उसकी पत्नी शैरोन उसका इंतजार गुस्से में कर रही होती है। वो उस पर चिल्लाती है क्योंकि वो तंगहाली की जिंदगी से थक चुकी है। शैरोन को लगता है कि विंस अब भी खेल और दोस्तों में उलझा है, जबकि घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। विंस की आर्थिक स्थिति भी बेहद खराब है। वो एक साथ 2 पार्ट टाइम नौकरियां करता है। शाम को एक बार में बारटेंडर का काम करता है और हफ्ते में 2 दिन एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन इन दोनों नौकरियों से इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि महीने भर का खर्च आराम से निकल सके। वो और शैरोन हर दिन एक नई जद्दोजहद से गुजरते हैं। विंस हमेशा अपने दोस्तों और आसपास के लोगों को उम्मीद बंधाता है। वो कहता है कि मुश्किल समय जल्दी ही बीत जाएगा और अच्छे दिन जरूर आएंगे। लेकिन उसकी पत्नी शैरोन अब और इंतजार नहीं करना चाहती। वो थक चुकी है संघर्षों से और विंस से सीधा सवाल करती है, आखिर वो दिन कब आएंगे? अगले दिन विंस अपने स्कूल के काम पर जाता है, लेकिन जब वो क्लासरूम में पहुंचता है तो वहां कोई और टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस बुलाते हैं और बताते हैं कि अब उसकी नौकरी नहीं रही। पहले ही विंस को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पढ़ाने का मौका मिलता था और अब वो भी चला गया। शाम को विंस अपने दोस्त मैक्स के बार में काम पर जाता है। वो मैक्स से निवेदन करता है कि उसके काम के घंटे बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि अब उसकी दूसरी नौकरी भी छिन चुकी है और वो घर के बिल भरने में भी असमर्थ हो गया है। तभी बार में टीवी पर एक बड़ी खबर आती है। फिलाडेल्फिया ईगल्स नाम की अमेरिकन फुटबॉल टीम, जो पिछले कुछ सालों से बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रही थी और एक भी मैच नहीं जीत पा रही थी, अब ओपन ट्रायल्स आयोजित कर रही है। कोच डिक वर्मील ने टीम को बेहतर बनाने के लिए नए और टैलेंटेड खिलाड़ियों की तलाश शुरू की है। इस ट्रायल में कोई भी आम इंसान हिस्सा ले सकता है। विंस के दोस्त ये खबर सुनकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं। वो उसे समझाते हैं कि उसे जरूर ट्रायल देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी बनने की सारी खूबियां हैं। लेकिन जब विंस घर लौटता है तो उसे वहां सन्नाटा ही सन्नाटा मिलता है। घर का सारा सामान गायब होता है। टेबल पर एक चिट्ठी रखी होती है, शैरोन का छोड़ा हुआ एक कागज। विंस समझ जाता है कि उसकी पत्नी अब उसे छोड़कर जा चुकी है। ये देख उसका दिल टूट जाता है। गुस्से में वह घर के अंदर तोड़-फोड़ मचाने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा ठंडा पड़ता है तो वह उस चिट्ठी के टुकड़ों को उठाकर अपने पास रख लेता है। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा था और शायद यही वक्त था खुद को साबित करने का। शाम को विंस एक बार फिर अपने काम पर पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि मैक्स ने अपनी कजिन जेनेट को भी बार में काम पर रख लिया है। बार के पुराने दोस्त फिर से विंस को ईगल्स फुटबॉल टीम के ट्रायल में भाग लेने के लिए कहते हैं, लेकिन विंस अब भी हिचकिचा रहा है। उसे लगता है कि वो अब 30 साल का हो चुका है और इस उम्र में उसका सिलेक्शन होना मुश्किल है। तभी उसका एक करीबी दोस्त टोनी उसे गंभीरता से ट्रायल देने के लिए प्रेरित करता है। टोनी का विश्वास देखकर विंस चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके मन में अब भी उलझनें चल रही थीं। काम खत्म होने के बाद विंस अपने पिता के घर जाता है। बड़े ही संकोच के साथ वह अपने पिता से उधार मांगता है, क्योंकि उसके पास घर का किराया देने तक के पैसे नहीं बचे थे। विंस के पिता की आर्थिक स्थिति भी खास अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बेटे की मदद करने के लिए पैसे दे देते हैं। विंस उनसे माफी मांगता है। वो कहता है कि इस उम्र में उसे अपने पिता की मदद करनी चाहिए थी, न कि उनसे मदद मांगनी चाहिए थी। इसके जवाब में उसके पिता उसे ट्रायल में भाग लेने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वो चाहते हैं कि विंस ईगल्स टीम का हिस्सा बने और उनके नाम को रोशन करे। अगला दिन बहुत खास होता है, ट्रायल का दिन।
मैदान में ट्रायल देने वालों की भीड़ लगी होती है। जब विंस अपना रनिंग टेस्ट देता है तो कोच डिक वर्मील और उनके असिस्टेंट उसकी रफ्तार देखकर चौंक जाते हैं। विंस की दौड़ने की स्पीड किसी प्रोफेशनल एथलीट से भी तेज होती है। बाकी कुछ फिजिकल टेस्ट के बाद दिन का ट्रायल पूरा हो जाता है और सभी प्रतिभागी अपने अपने घर लौट जाते हैं। शाम को विंस फिर बार में काम कर रहा होता है। तभी टीवी पर न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि सैकड़ों ट्रायलों में से सिर्फ एक व्यक्ति को ईगल्स के ट्रेनिंग कैंप के लिए चुना गया है और वो कोई और नहीं बल्कि विंस पपेल है। खुशी से पूरा बार गूंज उठता है। मैक्स और बाकी दोस्त उसे गले लगाते हैं। सेलिब्रेशन के तौर पर मैक्स सबको अपनी तरफ से ड्रिंक्स पिलाता है। जेनेट, जो न्यूयॉर्क जायंट्स की फैन थी, आज विंस से काफी प्रभावित नजर आती है। काम के बाद बाहर निकलते समय मैक्स विंस को कुछ पैसे देता है। वह चाहता है कि अब विंस पूरी तरह से अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे। पहले तो विंस पैसे लेने से मना करता है, लेकिन मैक्स जबरदस्ती पैसे उसके हाथ में पकड़ा देता है। तभी एक बड़े न्यूज चैनल का रिपोर्टर वहां आ जाता है। वह विंस का इंटरव्यू लेना चाहता है। पहले विंस मना कर देता है, लेकिन मैक्स की खुशी देखकर वह एक छोटा सा इंटरव्यू दे देता है। वो जानता था कि इससे मैक्स का बार टीवी पर दिखेगा और उसे पहचान मिलेगी। रात को वो जेनेट को उसके घर तक छोड़ता है और फिर खुद अपने घर लौट आता है, एक नए सफर की शुरुआत के साथ। ट्रेनिंग कैंप शुरू होने में अभी 2 दिन बाकी थे, लेकिन विंस पहले से ही खुद को तैयार करने में जुट गया था। उसने रातों को देर तक दौड़ना शुरू कर दिया, कई घंटे तक बिना थके बिना रुके। वह जानता था कि उसके पास खोने को अब कुछ नहीं, लेकिन साबित करने के लिए बहुत कुछ था। ट्रेनिंग के पहले ही दिन विंस समय से कैंप पहुंच जाता है। वहां उसका सामना होता है प्रोफेशनल और अनुभवी खिलाड़ियों की भीड़ से। कोच डिक वर्मील सभी खिलाड़ियों को एक जगह इकट्ठा कर साफ तौर पर कह देते हैं कि यहाँ कोई जूनियर या सीनियर नहीं होगा। सभी को एक ही नज़र से देखा जाएगा और जो भी बेहतर प्रदर्शन करेगा उसे NFL यानी नेशनल फुटबॉल लीग की टीम में खेलने का मौका मिलेगा। विंस को लग रहा था कि इतने अनुभवी खिलाड़ियों के बीच वह पहले ही दिन बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन जब ट्रेनिंग शुरू होती है तो वह खुद को साबित करता है। उसका प्रदर्शन इतना शानदार होता है कि कोच उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते। लेकिन यही बात कुछ सीनियर खिलाड़ियों को बहुत खल जाती है। अब विंस उनके लिए एक चुनौती बन चुका था। ट्रेनिंग के बाद जब खिलाड़ी कपड़े बदल रहे होते हैं तो कुछ सीनियर्स को वो कागज का टुकड़ा मिलता है जो विंस की पत्नी ने घर छोड़ते समय उसके लिए लिखा था। अगले दिन की ट्रेनिंग में वे सभी सीनियर खिलाड़ी मिलकर विंस को जानबूझकर टारगेट करते हैं। उनमें से एक खिलाड़ी तो वही शब्द बोलता है जो उस चिट्ठी में लिखे थे कि तू जिंदगी में कभी नाम नहीं कमा पाएगा और तेरे पास कभी पैसा नहीं होगा। ये सुनकर विंस का गुस्सा फूट पड़ता है। वह उस खिलाड़ी से भिड़ जाता है। कोच और स्टाफ को बीच में आकर दोनों को अलग करना पड़ता है। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। थोड़े समय बाद कोच और उनका स्टाफ प्रदर्शन के आधार पर अगली स्टेज की ट्रेनिंग के लिए कुछ खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार करते हैं। असिस्टेंट कोच एक एक करके उन खिलाड़ियों के कमरे में जाता है जिनका सिलेक्शन हो चुका होता है। उधर विंस अपने कमरे में बेहद बेचैन बैठा होता है। उसे लगता है कि आज उसका नाम उस लिस्ट में नहीं होगा और वह वापस भेजा जाएगा। लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाजा खटखटता है। असिस्टेंट कोच आता है और कहता है, कोच ने तुम्हें बुलाया है। इतना सुनते ही विंस समझ जाता है उसे अगले लेवल के लिए चुन लिया गया है। यह न्यूज़ टीवी पर भी दिखाई जाती है और बार में मौजूद उसके दोस्त खुशी से झूम उठते हैं। जेनेट उसे कॉल करके बधाई देती है और कहती है कि वो उस पर गर्व महसूस करती है। अब विंस पूरी तरह समर्पित हो चुका था। एक प्रैक्टिस सेशन में जब वह फिर से एक सीनियर खिलाड़ी से रनिंग टेस्ट में हारता है तो वह अपनी सेफ्टी गार्ड्स उतार देता है, क्योंकि ये उसकी दौड़ने की स्पीड को सीमित कर रहे थे। अगली बार जब वह उसी खिलाड़ी के साथ मैदान में उतरता है तो बराबरी की टक्कर देता है। भले ही उसे कुछ मामूली चोटें भी लगती हैं, लेकिन वह अब रुकने को तैयार नहीं था। उसने ठान लिया था, एक बार जब शुरुआत कर दी है तो अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब विंस किसी भी हाल में ईगल्स टीम में सिलेक्शन पाना चाहता था। उसके लिए ये सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि उसका जुनून बन चुका था। वह अपने पिता और दोस्तों की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता था और सबसे ज्यादा वह अपनी पत्नी को यह साबित करना चाहता था कि वह हारने वालों में से नहीं है। एक रात वह जेनेट को डिनर पे ले जाता है। दरअसल वह ये जानना चाहता था कि क्या जेनेट के दिल में उसके लिए कुछ महसूसात हैं। वह सीधे सीधे उससे पूछ लेता है कि क्या वह उसे पसंद करती है। जेनेट इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। वह विंस को पसंद तो करती थी, लेकिन इतनी जल्दी किसी रिश्ते को लेकर फैसला लेने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए वह सिर्फ मुस्कुराकर कहती है कि उसने इसे डेट नहीं समझा था और फिर चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन विंस वापस ट्रेनिंग कैंप में लौट आता है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है डैनी नाम के एक सीनियर खिलाड़ी से, जिसे वह अब तक दूसरे खिलाड़ियों को तंग करते हुए देखता आया था। लेकिन आज डैनी एकदम अलग मूड में था।
वह विंस को एक ट्रिक बताता है कि अगर वह सामने वाले खिलाड़ी की उंगलियों की हरकतों पर ध्यान दे तो वह उसके अगले मूव को पहले ही भांप सकता है। अगली सुबह एक और इंटेंस प्रैक्टिस होती है। इसमें कोच डिक वर्मील और उनकी टीम को 40 में से सिर्फ 5 खिलाड़ियों को चुनना था। विंस डैनी की बताई हुई ट्रिक को अपनाता है और अपने सामने वाले विरोधियों की उंगलियों की हरकतों को ध्यान से देखने लगता है। उसे इससे बड़ी मदद मिलती है और वह मैदान में अपने सीनियर खिलाड़ियों को बराबरी की टक्कर देने में सफल रहता है। कोच उसकी मेहनत और सुधार से बहुत प्रभावित होते हैं और आखिरकार विंस का नाम उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है जो प्री सीजन मैचों में हिस्सा लेंगे। ये मैच वैसे ही होते हैं जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले अभ्यास मैच, जहां खिलाड़ी खुद को साबित करने का मौका पाते हैं। लेकिन जब प्री सीजन मैच शुरू होते हैं तो उनकी टीम फिलाडेल्फिया ईगल्स एक भी मैच नहीं जीत पाती। विंस का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं होता। न्यूज चैनलों और मीडिया में उनका मजाक उड़ाया जाता है। लोगों को लगने लगता है कि विंस के सफर की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। इस नाकामी के बाद विंस अपने पिता से मिलने उनके घर पहुंचता है। वहां जाकर उसे एक और झटका लगता है। उसके पिता की भी नौकरी छूट चुकी थी। अब हालात और भी मुश्किल हो चुके थे। जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं और उम्मीदें लगातार उस पर भारी पड़ रही थीं। विंस अपने पिता से माफी मांगता है। उसे यह बात साल रही थी कि कुछ दिन पहले ही उसने उनसे $100 उधार लिया था और अब तक वो उनके लिए सहारा बनने के बजाय बोझ ही बनता रहा। 2 दिन बाद उनका पहला लीग मैच था, एक बड़ी टीम के खिलाफ। कोच डिक वर्मील और स्टाफ ने लगभग पूरी टीम तैयार कर ली थी, बस एक खिलाड़ी की जगह खाली थी। उस आखिरी स्थान के लिए मुकाबला था विंस और एक अनुभवी खिलाड़ी सैमसन के बीच। सभी असिस्टेंट कोच सैमसंग के पक्ष में वोट देते हैं। उनका मानना था कि अगर कोई नया खिलाड़ी मैदान में उतरा और टीम हार गई तो सारा दोष कोच वर्मील पर आएगा। उस रात जब डिक अपनी पत्नी से ये चर्चा करता है तो उसकी पत्नी उसे अपने दिल की आवाज सुनने की सलाह देती है। अगले दिन विंस को ऑफिस बुलाया जाता है। वो समझ जाता है कि शायद अब उसे घर वापस भेजा जा रहा है। कुछ सीनियर खिलाड़ी जो हमेशा उसके खिलाफ रहते थे मुस्कुरा रहे थे। विंस कोच का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने अब तक उस पर भरोसा रखा। लेकिन जैसे ही वह अपनी फाइल को कोच के टेबल पर रखता है, कोच फाइल को वापस सरकाकर संकेत देता है कि वह सिलेक्ट हो चुका है। कोच ने अपने दिल की सुनकर फैसला लिया था। विंस अब ईगल्स टीम का हिस्सा था। विंस सबसे पहले यह खुशखबरी अपने उस दोस्त को देता है जिसने उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था। बहाना बनाकर वह उसे बुलाता है और जैसे ही वह आता है, विंस अपनी सिलेक्शन की खबर साझा करता है। इसके बाद दोनों मैक्स के बार में जाते हैं, जहां ये खबर सुनते ही सब जश्न में डूब जाते हैं। जब विंस के पिता को यह खबर मिलती है तो वह खुशी से बार में ही आ जाते हैं। बेटे को गले लगाते हैं और पहली बार खुले दिल से गर्व महसूस करते हैं। वह खुद सबको ड्रिंक पिलाते हैं। उस रात विंस सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक प्रेरणा बन चुका था। अंततः वह दिन आ ही गया जब NFL का पहला मुकाबला खेला जाना था, ईगल्स बनाम बॉयज। लेकिन ड्रेसिंग रूम में माहौल तनावपूर्ण था। कई सीनियर खिलाड़ी अब भी विंस की मौजूदगी से खुश नहीं थे। जैसे ही मैदान में उतरते हैं, विंस दर्शकों की भीड़ देखकर घबरा जाता है, खासकर तब जब उसे एहसास होता है कि पूरा स्टेडियम दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहा है। उसकी नर्वसनेस उसे मैच में भारी पड़ती है। वह कई बड़ी गलतियां कर बैठता है। कोच और स्टाफ उसके प्रदर्शन से नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने विंस को मौका देकर अपना करियर दांव पर लगा दिया है। आखिरकार ईगल्स वे मैच हार जाते हैं। इस हार के बाद कोच वर्मील पर मीडिया और फैंस का जबरदस्त दबाव बनता है। टीवी पर हर जगह यही चर्चा होती है कि टीम को नए जोश से भरे खिलाड़ियों की जरूरत है, न कि किसी 30 साल के बारटेंडर की। विंस अपने प्रदर्शन से बेहद निराश था। मैच के बाद वह अकेले कार में बैठा अपने दोस्तों के पास जाता है जो पार्क के पीछे खुले मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। वह बस दूर से उन्हें खेलते हुए देख रहा था कि तभी जॉनी उसे देख लेता है और खेलने के लिए बुला लेता है, क्योंकि उनकी टीम हार की कगार पर थी। शुरू में विंस मना कर देता है। उसका अगला बड़ा मैच बस एक हफ्ते दूर था और वह किसी भी हालत में खुद को चोटिल नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी बारिश होने लगती है और वह भीगता हुआ कार से बाहर आता है और दोस्तों के साथ खेलने लगता है। यह खेल उसका सारा तनाव दूर कर देता है। वह खुद को फिर से आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता है। मैच के बाद जब वह घर लौट रहा होता है तो घर के बाहर जेनेट उसका इंतजार कर रही होती है। कुछ दिन पहले डिनर पर विंस ने उससे अपने दिल की बात कही थी और आज जेनेट भी वही बात कहती है कि वह भी उसे चाहने लगी है। अब बारी थी अगले बड़े मैच की, ईगल्स बनाम न्यूयॉर्क जायंट्स, वो भी उनके होम ग्राउंड पर। इस बार दर्शक बड़ी संख्या में ईगल्स को सपोर्ट करने आए थे। लोग एक जीत के लिए तरस रहे थे क्योंकि शहर मंदी और बेरोजगारी से जूझ रहा था। मैच से पहले कोच डिक वर्मील एक जोशीली स्पीच देता है। वह कहता है कि सिर्फ एक जीत लोगों को टूटी उम्मीदें लौटाने का हौसला दे सकती है। खिलाड़ियों में जोश भर जाता है।
विंस मैदान में जाने से पहले वो पर्ची फाड़ देता है जिस पर उसकी पत्नी ने लिखा था कि नाम और पैसा कुछ हासिल नहीं कर सकते। वो अपने डर और पुराने तानों से मुक्त हो चुका था। जैसे ही मैच शुरू होता है, विंस पहले ही मिनट में 3 खिलाड़ियों को चकमा देकर गेंद को टच लाइन तक ले जाता है। ये देखकर दर्शकों में जोश भर जाता है। टीम के साथी उसे गले लगाते हैं। विंस के आत्मविश्वास से पूरी टीम एकजुट होकर खेलने लगती है। विंस लगातार टीम के लिए पॉइंट्स बटोरता है, लेकिन अब जायंट्स टीम के खिलाड़ी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। मैच के आखिरी 20 मिनट में स्कोर बराबर हो जाता है। यही वो पल होता है जब विंस डैनी की सिखाई ट्रिक का इस्तेमाल करता है। सामने वाले खिलाड़ी के हाथों की हलचल देखकर वह उसके अगले मूवमेंट को भांप लेता है। विंस अपनी टीम को आगे बढ़ने का इशारा करता है। वह चतुराई से सामने वाले खिलाड़ियों को चकमा देता है, तेजी से दौड़ लगाता है और अपने सामने खड़े डिफेंडर से टक्कर खाकर गेंद को पकड़ लेता है। फिर वह दौड़ते हुए टच लाइन पार कर देता है। ईगल्स जीत जाते हैं। यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। विंस पापाली ने 3 सीजन तक ईगल्स टीम के लिए खेला और उन्हें कई जीत दिलाई। कोच वर्मील के साथ मिलकर उन्होंने बाद में सुपर बाउल 15 भी जीता। यह कहानी एक ऐसे आम इंसान की है जिसने मेहनत, जज्बे और आत्मविश्वास से वो सब कुछ हासिल किया जिसे दुनिया ने उसके लिए नामुमकिन मान लिया था।